तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। कुछ हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। मुझे उसके लिए खेद है। मैं चाह रहा था कि मैं सारी चीज़ें ख़त्म कर दूं, लेकिन कॉलेज में कुछ चल रहा था और मेरे एग्ज़ाम भी है, हेल्थ भी खराब था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। बट जो आज है वो मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट का बचा हुआ चैप्टर है, और जो ये टॉपिक है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से बच्चे डर भी जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम करेंगे तुल्यांक की भार वगैरह निकालना। फिर इसी में हम मौलरता भी देख लेंगे, नॉर्मलता भी देख लेंगे, और पार्ट पर मिलियन में, पार्ट पर बिलियन में। ठीक है, उसी के साथ हम फॉर्मेलिटी वगैरह सब देख लेंगे। तो अभी हम आते हैं तुल्यांकी भार पर। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन स्टेबल नहीं हो पा रही। ओके, तुल्यांकी भार पर बच्चों आते हैं। तो तुल्यांकी भार क्या होता है? अब देखो कि एक पदार्थ का तुल्यांकी भार पदार्थ के भारानुसार भागों की संख्या होती है, जो भारानुसार 1.008 भाग हाइड्रोजन, या भारानुसार 8 भाग ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारानुसार 35 क्लोरीन का। ठीक है, भारानुसार भाग 100 बटे सिल्वर का, एजी का हो गया। ठीक है, के साथ संयोजित होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होती है। तुल्यांकी भार की गणना है वो कैसे की जाती है? तो तुल्यांकी भार की गणना जो है वो इस प्रकार किया जाता है कि एक तो हम ले ले तुल्यांकी भार, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट। तो इसको कैसे निकालिए? एक तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, वो बटे एन। एन क्या है यहाँ पे? संयोजक, संयोजी गुणांक, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, या फिर किसी के बॉन्ड बना के। ठीक है, आयनों की तुल्यांकी, आयन जैसे कि ए प्लस बी माइनस, इनका कैसे निकालेंगे? तो उसकी आयनों की जो संयोजकता, संयोजकता मतलब क्या हो गया कि उसके कितनी संयोजी बंध बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए के बाहर के सम कितने हैं? अभी इलेक्ट्रॉन की क्यू में कितनी है? एक की। तो ये कितना एक बॉन्ड बना सकता है, तो उसका बाहर क्या होगा? एम ए का, एम ए बाई वन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये तुल्यांकी भार के बारे में हल्की सी जानकारी है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि आयनिक यौगिक का तुल्यांकी भार जो होगा वो धनायन का तुल्यांकी भार प्लस में ऋणायन का तुल्यांकी भार। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं खुद से लिख के लेके आया हूँ कि ताकि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, वो टाइम सेव रहे। अब देखो तुल्यांकी H2SO4 का तुल्यांकी भार। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार हाइड्रोजन का कितना होता है? एक। तो एक बटे एक, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1, प्लस H2 ऋणायन, दो H प्लस में टूटा, प्लस SO4 -2 में, यही तो होता है H2SO4। अब ये टूटा, इसका कितना? एक बटे एक। और जो हमारे पास SO4 है, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? सल्फर का होता है 32। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16, तो चार का कितना हो गया? 16 64, 64। ये कितना? 8 9। अब ये देखो इसकी टोटल आयन कितने हैं? आयन का डिवाइडेशन करेंगे, यही तो है एन फैक्टर। एन फैक्टर का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, 96 बटे करेंगे तो 48, 48 प्लस 1 गुण 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तुल्यांकी भार, धनायन और ऋणायन की प्रत्यक्ष। अभी और भी गणनाएं बहुत सारी बाकी है, आप फिक्र मत करो। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके एक पीपीटी तैयार होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये बोला गया है अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार। तो अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? जैसे कि अणुभार है। ठीक है, तो अणुभार दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा, उसमें बटा क्या करना? क्षारकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ले लेते हैं CaOH का होल 5। तो यहाँ पे क्षारकता कितनी है? जितने OH है, OH कितने हैं? 2। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? बटे 2 हो गया। या फॉर एग्जाम्पल H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए कितने हाइड्रोजन है? +2 है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई? जो तुल्यांकी भार है वो क्या हो गया? M/2। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके लिए आगे मैं आपको एक क्या बोलते हैं कि एक ट्यूशन कराने की भी सोच रहा हूँ। ठीक है। अब इसी के साथ अब आते हैं लवण की तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे कि अणुभार है बट्टे जो ऋणायन है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये एक सॉल्ट है। ये जो कहाँ से बना है, एक तो एसिड HCl और एक क्षार NaOH। इससे क्या बनता है, एक तो साल्ट बनता है जो क्या होगा NaCl, और एक क्या निकलेगा, जल का अणु। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है। अब इसी के साथ तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ। फॉर NaCl का लिया था। अब अगर इसका हमें निकालना पड़ेगा तो धनायन और ऋणायन पर कुल आवेश कितना होगा। इस पर भी -1 है, इस पर भी +1 है, तो टोटल कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, तुल्यांक भार आएगा वो कितना आएगा, m ही आएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो टोटल कुल आवेश है वो +1 है या फिर -1 है। ठीक है। ओके। अब इसी के साथ मैं आपको एक ट्यूशन कराने की भी सोच रहा था। ट्यूशन के लिए स्लाइड दूसरी लगानी पड़ेगी। यही था। ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, अम्ल या क्षार का। ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि का तुल्यांक भार बताओ। ठीक है। तो इसका तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, m/, टोटल क्षारकता कितनी है, 2। तो ये हो गया। उसी के तहत यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2SO4 के लिए सेम। E फाइंड आउट करो, तो E फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू m/2। वहीं पे अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं हम, ये भी एक सॉल्ट ही है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, E फाइंड आउट करना है। तो E कितना आएगा, m/1। ओके। अब देखो ये क्या पूछा गया है। एक हमारे पास बेसिक सी चीज दे रखी है, लाइट चली गई थी। बेसिक सी चीज ये दे रखी है कि Na2SO4 क्वेश्चन में दे रखा है कि Na2SO4 अर्थात Na प्लस और SO4-2। इसके लिए जब हमें पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं कि भाई इसका तुल्यांक भार क्या होगा। ठीक है। क्या पूछेंगे कि इसका तुल्यांक भार क्या होगा। तो अब जब यहाँ पे हम देखेंगे तो इस पर कुल आवेश कितना आ रहा है, कुल आवेश कुल आवेश जो है वो तो 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी +1 × 2 2, -2 × 1 2, 2 ही आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका काउंट करेंगे तो अब देखो जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या हो गया, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, वही ऑक्सीकरण अवस्था। तो अब देखो इसका टोटल निकालते हैं। तो जो सोडियम होता है उसका होता है 23, सोडियम के 2 परमाणु, प्लस सल्फर का कितना होगा 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, तो 4 का 16 चौक 64। तो इसका टोटल जोड़ेंगे तो 23 46 32 64, टोटल हो जाएगा 142। तो यहाँ पे रखेंगे 142 अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू। ई का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 71। ठीक है, वो भी ग्राम में। अब यहाँ पे देखो
ये अलग जगह पे हम आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है कि जो ऑक्सीकारक है या फिर अपचायक है का तुल्यांक भार क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं K2Cr2O7। ये बहुत स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इस टोटल का परमाणु भार और एक अणु द्वारा ग्रहण या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वही लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं कि HCl ले लो या फिर इसी को ले लो। अब इसमें ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, K प्लस प्लस में Cr2O7 -2। अब ये टूटा तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, दो इलेक्ट्रॉन। इसने ग्रहण कितने किए, दो। तो फिर इसका जो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से आएगा, m/2। अब यहाँ पे जो मोलिकुलर वेट है वो रख दो, बटे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तुल्यांक भार, ठीक है। अब ये देखो, अब ग्राम तुल्यांकी की अवधारणा तथा रासायनिक तुल्यांक का नियम। ग्राम तुल्यांक की अवधारणा तथा उसका नियम, अब वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक तो पहले से मैं ये सारी स्लाइडें बना के लेके आया हूँ, उसको देखो। ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो कैसे करेंगे, जो उसका वेट है, भाई ये वेट है, उसमें क्या कर दो, तुल्यांकी भार का डिवाइडेशन। और जो तुल्यांकी भार है इसको कैसे डिनोट किया जाता है कि m/n फैक्टर, n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर किया। अब देखो, ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी संख्या, तो उसका वेट है बटे तुल्यांकी भार। ग्राम इक्विवेलेंट को उसी प्रकार से अलग से लिखेंगे तो ई का मान क्या लिख सकते हैं, m/n। m यहाँ पे रखा, n ऊपर चला गया। और जो जो मोल होता है, मोल क्या होता है, दिया गया भार W बटे मोलिकुलर वेट, ये क्या होता है, मोल। वही ये जगह है, ये जो चीज दिखाई जा रही है, ये बेसिकली जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, मोल ही तो है, मोल है, ठीक है। ये मोल है तो मोल रख दिया। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल गुणा n फैक्टर। ये फैक्टर है, NF लिख दो, ठीक है। इसके आगे जो ये, जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांकी की अवधारणा, ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि एक अभिक्रिया में क्रियाकारक के समान, क्रियाकारक के समान ग्राम तुल्यांक क्रिया करके उत्पाद के ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान संख्या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी बी मिलकर बना रहे हैं स्मॉल सी, जो ये जो है ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं रश्मिकरण मिति गुणांक। गुणांक है ये सारे, ठीक है। तो अब जो एक एक ग्राम तुल्यांक है वो बी के ग्राम तुल्यांक के बराबर है, बी के ग्राम तुल्यांक सी के बराबर है। टोटल ये चारों जो है इनके सबके ग्राम तुल्यांक क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब ये आ जाओ, ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम इनको अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है, अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या है, निर्धारण की विधियां, ओके। तो अब देखो, जो हाइड्रोजन विस्थापन विधि है, टोटल कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है कि जो भार है बटे गैस का भार। देखो, एक यह विधि उन तत्वों के लिए प्रयुक्त की जाती है जो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 या फिर HCl ले लो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2H+, यहाँ से क्या निकलेगा, H+। तो इस विधि के लिए ये यूज किया जाता, अर्थात सक्रिय धातु है। धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार क्या होगा, जो धातु का भार है बट्टे हाइड्रोजन गैस का भार जो विस्थापित हुई है इंटू 1.008। ये क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार है। उसी के साथ आ जाते हैं ऑक्साइड का निर्माण विधि। तत्वों का ज्ञात द्रव्यमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऑक्साइड का द्रव्यमान नोट कर लिया जाता है। देखो, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो कैसे निकाला जाएगा कि ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस तत्व का द्रव्यमान। ऑक्साइड का द्रव्यमान फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। अब इसमें तत्व क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो कार्बन का माइनस में कर दो। ठीक है, तो तत्व का द्रव्यमान, तत्व का भार बटे ऑक्सीजन का भार। देखो जो तत्व है उसके नीचे जो विधि यूज हो रही है उसी का भार दिया जा रहा है। ठीक है, इंटू 8। 8 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है। और और भी विधियां हैं। अब देखो क्लोराइड की विधि, वही सेम, तत्व का भार बटे क्लोरीन का भार 35.5। अब ये है धातु से धातु विस्थापन विधि, ये अच्छे से आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिक सक्रिय धातु जो होगी वो कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। ये एसआरपी एंड एसओपी से कोरिलेट है। ठीक है, ये फिर मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैद्युत रसायन में। विस्थापित धातु द्रव्यमान अपने तुल्यांक भार के रूप में समान अनुपात का वहन करती है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। द्विविघटन विधि, ये क्या बोलती है, यह विधि निम्न बिंदु पर आधारित है। एक, नंबर एक क्या बोल रहा है, अभिकृत यौगिक का द्रव्यमान तथा निर्मित उत्पाद का द्रव्यमान उनके तुल्यांक द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। जैसे देख लो, ए बी का द्रव्यमान बटे ए बी का द्रव्यमान बटे ए डी का द्रव्यमान इज इक्वल टू ए बी का तुल्यांक द्रव्यमान बटे में ए डी का तुल्यांक द्रव्यमान। वहीं पे क्या है, ए का तुल्यांक द्रव्यमान प्लस बी का तुल्यांक द्रव्यमान, ए का तुल्यांक द्रव्यमान प्लस डी का तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, यौगिक वैद्युत संयोजी का तुल्यांक द्रव्यमान इसके मूलकों की संख्या, मूलकों के तुल्यांक द्रव्यमानों का योग होता है। ओके, मोल। ये एक मूलक का तुल्यांक द्रव्यमान इसके आवेश द्वारा भाजित सूत्र द्रव्यमान के समान होता है। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सिल्वर लवण। सिल्वर लवण कौन सा हो गया, एक तो ये हो गया AgNO3 कर लो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि सिल्वर लवण जो होती है यह विधि कार्बोनिक कार्बोनिक या कार्बनिक अम्लों के तुल्यांक भार की गणना करने के लिए प्रयुक्त होती है। ओके, ये जो दे रखा है RCOOH, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और जो AgOH से आएगा। ठीक है, अब ये तो बेस है, ये हाइड्रोजन के ले जाके H2O बन जाएगा जो कि उदासीनीकरण की ओर चल जाएगा, ये मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट, लवण। ठीक है, ज्ञात एक द्रव्यमान दहन के माध्यम से Ag में परिवर्तित हो जाती है। Ag का निर्धारित द्रव्यमान कैसे निकालेंगे कि RCO Ag का तुल्यांक भार बट्टे Ag का तुल्यांक भार। Ag का तुल्यांक भार वही कैसे निकालोगे, E अपन जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर कितना होता है Ag के लिए, एक ही होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब क्या लिख लिया, वही Ag का भार। अब देखो, RCOO Ag का ये सॉल्ट है, इसका तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे कि RCOO Ag का भार बटे Ag का भार इंटू इंटू 180, क्योंकि इसका जो भार है वो 108 होता है। अब आ जाओ आगे, विद्युत अपघटन, मैंने अभी बताया था W1 E1। ये इलेक्ट्रोडों पर धातुओं के निक्षेपित भार है और E1 तुल्यांक भार है। परमाणु भार के निर्धारण की विद्या, परमाणु भार कैसे निकालेंगे, परमाणु इंटू तुल्यांक भार गुणा एन फैक्टर। एन फैक्टर वही जो संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। अब डेवलुक तथा पेटेंट का नियम आता है। पेटेंट और डेवलुक का नियम क्या कहता है, ये नियम, यह जो नियम है केवल ठोसों पर लागू होता है, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन के अलावा बाकी सभी पर होता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि परमाणु द्रव्यमान, ये फॉर्मूला ये बोलता है कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है इनटू में विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू 6.4 के अप्रोक्सीमेट बराबर होती है। जो ये परमाणु द्रव्यमान है ये लगभग में आता है, जो इसका उत्तर थे 6.1, विशिष्ट ऊष्मा नीचे चली जाएगी तो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। इसको कभी कभार ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 6.4।
अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक धातु की विशिष्ट ऊष्मा कुछ इस प्रकार से दे रखी है, 0.031 किलो कैलोरी प्रति डिग्री ग्राम, तथा इसका तुल्यांक भार दे रखा है, तुल्यांक भार मतलब ई दे रखा है 103.6। धातु का यथार्थ परमाणु भार ज्ञात कीजिए, है ना। अब इससे जो हम ज्ञात करेंगे वो यथार्थ नहीं होगा। देखो जो परमाणु भार है, 6 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये जो आएगा ये क्या आएगा, लगभग। ये क्या बोल रहा है, यथार्थ मतलब एग्जैक्ट बताओ। तो एग्जैक्ट हम कैसे बताएंगे, तो फॉर अभी जो आगे मैंने अभी यहाँ पे आपको ड्यूलोगो पेटेंट की एक ये देखो ड्यूलोग और पेटेंट की जो ये विशिष्ट हमें हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। मे भी अगर कोई क्वेश्चन फंसता हुआ तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं से हम निकालते हैं, यहां से देखो कैसे सोल्व करते हैं। लगभग परमाणु भार है, लगभग परमाणु भार इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6.4 अपॉन 0.031 इज इक्वल टू, इसका अगर डिवाइडेशन करेंगे 64 में 3 का 2 0 3 0 चला जाएगा 30, दो 206.45 आ गया। इसका जब भाग करते हैं ऊपर कितना जाएगा, 1000 चला जाएगा। 64 में फिर 31 का भाग करो, 31 31 दो में ठीक है। अब देखो धातु की जो संयोजकता होती है, धातु की संयोजकता वो कुछ इस प्रकार करेंगे कि सन्निकट परमाणु भार, सन्निकट मतलब वही, इसको हम मान लेते हैं M1, ठीक है। M1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, M1 कितना है 206 45 अपॉन ये जो ई दे रखा है ये कितना है 103.6। ये लगभग कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 बार गया। अब जो है हम तुल्यांक भार जो निकालेंगे, जो परमाणु का यथार्थ भार जो निकालेंगे, या ऐसे एग्जैक्ट भार जो निकालेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा कि तुल्यांक भार गुणा में संयोजकता, संयोजकता अभी निकाली कितनी आई है 2, तुल्यांक भार कितना दे रखा है 103.6 इंटू 2, तो कितना आ गया 207.2, ठीक है। तो और करेक्ट आंसर क्या हो गया 207.2 ग्राम, ठीक है। अब आते हैं अलग एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तत्व है, तत्व के क्लोराइड में गुण 50.5% क्लोरीन उपस्थित है, तत्व की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है 64, तत्व का तुल्यांकीय द्रव्यमान, संयोजकता, परमाणु का द्रव्यमान, बहुत सारी चीजें पूछ ली, वो हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन में सोल्व करके देनी है, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, अब देखो जो देखो धातु क्लोराइड में क्लोरीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 50 पॉइंट, धातु क्लोराइड में Cl का द्रव्यमान कितना दे रखा है हमने 49.5, तो फिर वहीं पे तो धातु का द्रव्यमान है वो कितना हो गया, गुण 100 में से गुण 50.5 को घटा देंगे, कितना आ गया 48.5, सॉरी 50.5, ठीक है। अब देखो
अब निकालते हैं, पहले तो हमें क्या निकालना है, तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान। पहले हम निकालते हैं तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान। धातु का तुल्यांक भार निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे कि धातु का भार, वही सब अभी जो फॉर्मूला आपके ऊपर से पढ़ा के आया हूँ वही है। धातु का भार बटे क्लोरीन का भार इंटू 35.5। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो धातु का क्या आ रहा है, 50.5, क्लोरीन का कितना है, गुण 50.5 इंटू 35.5। इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36.21, 36.21 आ गया। अब देखो, जो परमाणु भार है, ये ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, संयोजकता और परमाणु द्रव्यमान। ओके, जो परमाणु भार है वो कहाँ से निकालेंगे, यूलोग एंड पेटिट से, उससे क्या होता है परमाणु से, उससे कैसे निकालेंगे कि परमाणु भार 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट 6.4। जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी दे रखी है, 0.04। अब अगर एक पॉइंट से एक पॉइंट हट भी जाए तो यहाँ पे तो पॉइंट ही रहेगा, तो दो जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 64 से 64 क्या किया, ये कितना आएगा, 100। ठीक है, 100 आ गया, परमाणु भार आ गया। अब क्या निकालना हमें, संयोजकता। संयोजकता अभी आपको मैंने एक और क्वेश्चन करा के दिखाया, उसी से निकालते हैं कि जो लगभग परमाणु वेट आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, M1। M1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला था, पीछे कितना आ रखा था, चलिए एक बार, ई इज इक्वल्स टू, ओके, 36 आ रखा था। ठीक है, M1 कितना आ गया, 100 अपॉन 36.21। यहाँ से दो पर तीन, 2.7, इसको मान लेते तीन। ठीक है, अब तीन मान लिया। अब यथार्थ जो एग्जैक्ट भार जो आएगा वो क्या आएगा, जो तुल्यांकी भार है, इक्विवेलेंट वेट है गुणा संयोजकता। संयोजकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट कितना है, 36.30 इंटू दो, यहाँ से क्या आ गया, 72, वो हो गया, क्या रहा गया, 72.42। ओ सॉरी, तीन है, तीन है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा और एक जोड़ दो उसी में, तीन है तो 108.6। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वाली विद्या कहीं कहीं काम आती है। ये विद्या क्या है कि जैसे धातु हाइड्राइड का है तो फिर इसका जो तुल्यांकी भार है वो कैसे निकाल सकते हैं, E+1। धातु ऑक्साइड का है, ऑक्साइड का भार क्या होता है, 8 परमाणु क्रमांक। क्लोराइड का है, क्लोराइड का 35.5। और धातु कार्बोनेट का है वो कितना होता है, 30। धातु कार्बोनेट का कैसे निकालते हैं, CO3। कार्बन एक का कितना, 12। ठीक है, और ठीक है, और वहीं से धातु हाइड्रोक्साइड का कैसे, OH 16 + 1 17। ठीक है, वहीं से निकालते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर किसी भी परमाणु या यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर या इलेक्ट्रॉन की संख्या में इलेक्ट्रॉन अंतर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो कैल्शियम है, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड है, दो OH जुड़े हुए कैल्शियम से।
अब ये जा रहा है, टूट रहा है, कैल्शियम प्लस 2 ओ एच माइनस, तो यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर है वो कितना आ रहा है, दोनों तरफ दो ही आ रहा है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, एम बाई, ठीक है। एक अ, एक क्वेश्चन ये है कि धातु ऑक्साइड का जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार कैसे बोल देते हैं, ई 20 ग्राम है, तो धातु का हाइड्रो ऑक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड का। हाइड्रो ऑक्साइड के लिए अभी मैंने बताया था, हाइड्रो ऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, E+17, ओके। हाइड्रो ऑक्साइड के लिए ठीक है। अब देखो, पहले हमें क्या देखा है, धातु ऑक्साइड के लिए, तो धातु ऑक्साइड के लिए क्या होता है, E+8, धातु ऑक्साइड के लिए तो क्या निकालेंगे, E+8 इज इक्वल्स टू 20 है। ई यहाँ से कितना आ गया, 12। वही 12 हमें क्या पे रखना है यहाँ इसी के साथ, तो इसका ई डैश जो होगा ये क्या आएगा, ये ई यहाँ पे पुट कर दो, 12+17, ई जो डैश है ये कितना आ गया, 29। यही है हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब हम आते हैं समाकृतिक, तो नियम है वो बताता है। समाकृतिक नियम क्या है? समाकृतिक पदार्थ क्रिस्टल का निर्माण करते हैं जो समान आकृति, आकृति समान होगी, आकार भी समान रखते हैं तथा प्रत्येक अन्य के संतृप्त विलयन में विकसित हो सकते हैं। समाकृतिक यौगिक के उदाहरण, एक तो H2SO4 एंड K2SO4, आयन भी समान है और ऑक्साइड भी समान है। ZnSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, KClO4 हो गया, KMnO4 हो गया, K2SO4 डॉट, ये पोटास की है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O तथा K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसी में जो जो समाकृतिक है, इसी की जो नेक्स्ट कड़ी है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये नियम क्या बोलता है कि दो तत्वों के द्रव्यमान जो अपने संगत यौगिक में अन्य तत्वों के समान द्रव्यमान के साथ युग्मित होते हैं, उनके द्रव्यमानों के परमाणु द्रव्यमानों के अनुपात में होते हैं। देखो, अन्य तत्व के एक निर्धारित द्रव्यमान के साथ संयोजित होने वाले एक तत्व ए का द्रव्यमान, अनुपात में क्या लिखेंगे, अन्य तत्व के एक समान द्रव्यमान के साथ संयोजित होने वाले एक तत्व का बी का द्रव्यमान। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब यहाँ पे है तो यहाँ पे एक तो एक तरफ क्या आ रहा है, एच आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है के, तो इन दोनों के जो संयोजित होने वाले द्रव्यमान है उनका अनुपात। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, ए का द्रव्यमान घटे बी का द्रव्यमान, ये कोई दोनों, ए भी एक ए किसी दूसरी समाकृतिक संरचनाओं में यूज हो रहा है, बी भी किसी और में, ठीक है। समाकृतिक यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्वों की संयोजकता समान होती है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है एंड K2SO4 है। अब इसमें देखते हैं तो बाकी तो सब सेम ही है, परिवर्तन कहाँ है भाई, के और एच में। पोटेशियम भी एस ब्लॉक का तत्व है, इसकी संयोजकता एक है, हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक का तत्व है, इसकी भी संयोजकता एक है, तो क्या बोला है, संयोजकता समान होती है, ओके। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोलता है, एक क्लोराइड के वाष्प घनत्व से परमाणु द्रव्यमान, एक क्लोराइड के वाष्प घनत्व से परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाला जाता है बेटा, वो ऐसे है कि देखो, आवश्यक अवस्था तत्व का क्लोराइड वाष्प होना चाहिए। वाष्प घनत्व बोला है तो इसका मतलब क्या है, वाष्प अवस्था होना चाहिए, वेपर फेज में होना चाहिए। आवश्यक आंकड़े क्या है, क्लोराइड का वाष्प घनत्व दिया होना चाहिए, इसको वीडी भी लिखा जाता है, ठीक है। और तत्व का तुल्यांकी भार को ई से लिखा जाता है, ठीक है। माना तत्व की संयोजकता एक्स है, ओके। इसके क्लोराइड का सूत्र कैसे होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास
MgCl2 है, क्योंकि जो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 है। तो अब अगर मान लो कि ये नहीं दिया रखता होता, x दिया रहता, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता, 2। वो ही क्या बता दिए, संयोजकता। ओके। और जो, हाँ, अब यहाँ पे आओ। अब देखो जो आणविक भार है, आणविक भार को बेसिकली कैसे निकाला जाएगा, आणविक भार इज इक्वल्स टू, जो एम है धातु है उसका परमाणु भार, ये धातु है, ठीक है। एम जो है वो क्या है, मेटल है, धातु है, धातु का परमाणु भार प्लस टोटल पूरे कंपाउंड का निकाला जाता है ना, तो 35.5x है। ये क्या है, क्लोरीन की संख्या है, Cl की संख्या जो बंध बनाने में भाग ले रही, ठीक है। परमाणु भार जो होगा वो कैसे होगा, तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता, संयोजकता वही एन फैक्टर, ठीक है। या फिर ऐसे करके देख लो कि जो परमाणु भार है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू एक्स। अब देखो परमाणु भार अणु भार जो होगा इक्वल टू ई एक्स प्लस 35.5 हो गया। अब इसको अगर अणुभार है, अणुभार का एक हमने पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वाष्प घनत्व, जो शुरुआत का दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा आई थिंक, उसमें मैंने आपको वाष्प घनत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, अच्छे खासे एक दो क्वेश्चन भी करवाए होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर अणुभार का और वाष्प घनत्व का जो फॉर्मूला देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो अणुभार है वो क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वीडी, वाष्प घनत्व के बराबर। अब यहाँ से वाष्प घनत्व और इक्विवेलेंट वेट में संबंध आ गया। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वीडी है, दो इसमें डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार बनेगा, वीडी इज इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन बाहर आ गया, ई प्लस 35.5/2, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। क्वेश्चन की थोड़ी सी साइज बढ़ा, कलर ही चाहिए। अब हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि एक तत्व के ऑक्साइड में 67.67 ऑक्सीजन उपस्थित है, ओके। इसके वाष्पशील क्लोराइड का वाष्प घनत्व दे रखा है, वीडी क्या दे रखा है, वीडी इज इक्वल्स टू 79। तत्व का परमाणु भार ज्ञात करो, तत्व का परमाणु भार ज्ञात करो, कैसे करेंगे। अब देखो इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि देखो ऑक्सीजन का भार जो हमें दे रखा है वो क्या है। अब अगर ऑक्सीजन का भार ये है, तो फिर जो धातु होगी या फिर जो तत्व होगा, तत्व का भार क्या होगा, इसमें से घटा देंगे, 100 माइनस 67.67 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 32.33 ग्राम, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, अब कुछ हो रही है प्लान, तो देखो कि जो 67.6 ग्राम ऑक्सीजन है, एन 32.33 ग्राम जो धातु है या तत्व है, तत्व के साथ संयोजित होता है तभी तो एक यौगिक बनाता है।
संयोजित होती है। तो यहाँ पे अगर हम जो ऑक्सीजन है उसका अगर हम क्या बोलते हैं 8 ग्राम, देखो 32.33, कहाँ पे है सुन करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब 32.33 ग्राम रिएक्ट किससे करता है, सॉरी 67.67 ग्राम, 32.33 ग्राम जब तत्व से रिएक्ट करता है तो ये बनता है। अगर 1 ग्राम करेगा तो कितना बनेगा, 32.33/67/67। वहीं पे अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से करेगा तो कितना बनेगा, 33/67.67 यहाँ से अगर हम इसका कैलकुलेशन करके पूरा निकालेंगे कितना आएगा, 3.82 या फिर 83 कर दो। ठीक है, ग्राम तत्व के साथ संयोजित होगा तो तत्व का तुल्यांक भार क्या आ गया, 3.82 ग्राम आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम जो क्लोराइड का सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उससे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखो कि जो जो मेटल है एम, जो तत्व है, तत्व बोल दो, धातु बोल दो, एक्स वाई जेड जो भी बोलना है, तो उसकी जो संयोजकता होती है वो पहले से एक्स से कर रखी है। तो माना कि इसका जो सूत्र होगा वो ये इस प्रकार से कुछ होगा। अब जो क्लोराइड का अणुभार है वो कैसे निकालेंगे, अणुभार कुछ इस प्रकार से निकालते कि 2 गुणा वीडी, 2 गुणा वीडी का मान कितना है, 79। ठीक है, ये रख लिया अणुभार। अब जो क्लोराइड का अणु सूत्र है, अणु सूत्र भार है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि इक्विवेलेंट वेट इंटू एक्स, इक्विवेलेंट वेट ये आ गया इंटू एक्स प्लस में 35.5 इंटू में एक्स। ठीक है, अब इनका अगर टोटल हम जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 39.32 एक्स। वहीं से अब ये वीडी वाला फॉर्मूला यहीं पे आ जाएगा, ये अणुभार है। अब अणुभार का मान यहाँ पे रख दो, 2 गुणा 89 इज इक्वल्स टू 39.32 इंटू में एक्स। तो यहाँ से एक्स जब हम निकालेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 2 गुणा 89 अपॉन 39/32 इज इक्वल्स टू, निकालेंगे डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे आएगा एक्स का मान आएगा 4। तो 4 आया एक्स का मान। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ये क्या बोला गया है, तत्व का परमाणु भार होगा, तत्व का परमाणु भार होगा। तो तत्व का जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट जो तत्व का भार होगा वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट इंटू में एक्स। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 3.82, एक्स कितना आ गया 4। तो वही क्या हो गया, 8 8 चौक 32, 2 3 8 चौक 12 15, 15.28। ठीक है, बाहर जो होगा वो हमारा आंसर आ गया। बहुत लंबा था मुझे पता है, लेकिन यही आपका अभी जैसे देखो कि इस साल जो नेट का पेपर हुआ बहुत टफ हुआ, राइट, बहुत टफ हुआ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें ये पूरा टॉपिक ही खत्म करना है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे नेक्स्ट। ठीक है।
अब क्या है, अणुभार के निर्धारण की विधियां। अणुभार के निर्धारण की विधियों में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो अणुभार है, अणुभार का वही अभी हमने मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि 2 गुना वाष्प घनत्व, या फिर ये बोल दो कि एम इज इक्वल्स टू 2 × ये भी एक प्रकार से सही फॉर्मूला है, ठीक है। विसरण विधि एक जो केवल गैसों के लिए होता है, ग्राहम ने दिया था, ठीक है। उसके अनुसार क्या था कि जो विसरण की दर है वो अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत क्रमानुपाती होती है अणुभार के वर्गमूल के, ठीक है। अब ये देखो R1 R2, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन यही कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन गैस O2 की विसरण दर 4 है। तो मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन की R1 है 4 ले लेते हैं, M1 है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16, 2 का कितना हो गया 32। हाइड्रोजन का M है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का एक होता है, 2 का 2 होता है। तो हमें अभी क्या करना है, R2 क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर ज्ञात करो, इट मीन्स R2। ओके, तो अब देखते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ठीक है। R1 यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या R2 ज्ञात करना है, इक्वल्स टू जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, ऑक्सीजन का 32, कैंसिल होगा, कितना आ गया है 16, 16 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4/R2 इज इक्वल्स टू 1/√16, 16 का आंसर आ गया 4, ठीक है। सीधा 4 ही लिख देते हैं, जगह है नहीं इतनी। 4, तो यहाँ से जो R2 आया वो क्या आएगा 16, विसरण की दर क्या आएगी 16। इसको एक अलग कलर से हाईलाइट, ताकि आपका आंसर आपको अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। इसको एक बार खुद से भी सोल्व किया करो आफ्टर क्लास। अब हम आते हैं नॉर्मल। नॉर्मल था वही एन फैक्टर से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मलता क्या होती है कि 1000 मिलीलीटर या फिर बोल देते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बोल रहे हैं, वहां पे ग्राम अणुभार की संख्या, ये एन क्या बोलते हैं कि विलय के ग्राम तुल्यांक बटे वी सॉल्यूशन, ठीक है। विलय के मिली तुल्यांक बटे वी सॉल्यूशन, जो ग्राम तुल्यांक है उसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो जैसे यहाँ पे देखो विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक को कैसे देख सकते हैं कि भाई मोल इंटू एन फैक्टर, या फिर डब्ल्यू बटे सॉरी डब्ल्यू बटे ई, ये भी तो एक ग्राम तुल्यांक ही है। वही सब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Na/V। Na/V को क्या कह सकते हैं, मोलरता, विलय के मोल बटे आयतन सॉल्यूशन का इंटू एन फैक्टर, तो ये मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हो गया। अब आ जाते फॉर्मलता की तरफ। फॉर्मलता भी इन्हीं का एक पार्ट है। ये क्या बोलती है फॉर्मलता इज इक्वल्स टू कि ये परिभाषा बोलती है कि 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता होती है। भार ग्राम में, सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन, ठीक है। और अभी इसी के साथ कुछ हमारे पास मिक्सचर आएंगे, ठीक है। मिक्सचर कैसे आएंगे कि हमारे पास एक दिया होगा कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रकार या तो एसिड एसिड का मिश्रण होगा, या फिर बेस बेस का मिक्सचर होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ नॉर्मलता दे रखी होगी, फॉर एग्जाम्पल N1
V1 एंड N2 V2। तो उसमें जो नेट पूछी जाएगी वो कैसे निकालेंगे, वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज भी पूछी जा सकती है, क्या बोली जाएंगी। तो इसकी जो नेट होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, N1 V1 माइनस N2 V2 और V1 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ होगी। और इसमें हमें ये भी पूछा जाएगा कि जो नेट सॉल्यूशन है वो क्या बता रहा है, कि वो परिणामी विलेन है, वो एसिड है, बेस है। वो फिर हम, जैसे कि अगर हमारे पास H वाला होगा, जैसे कि H2SO4 है, तो अगर इसकी हमारे पास नॉर्मलता ज़्यादा होगी तो ये क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम। भले वो NaOH भी साथ में पड़ा हो, लेकिन अगर उसका N कम आ गया तो मीडियम कौन सा रहेगा, एसिड। ठीक है, तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, आज क्वेश्चन कराने थे, लेकिन वो है, वो अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई कहीं पे भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। ओके। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है आप पढ़ने में मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो, करो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, इसके बेस्ड जितने भी हो मिनिमम 100 क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर चैप्टर मिनिमम 100 क्वेश्चन, हर टॉपिक से पाँच पाँच छः छः, पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन उठा उठा के करो, और हैप्पी रहो। ठीक है, हैप्पी रहो और पढ़ाई करते रहो, दैट्स इट। यही मेरी दुआ है कि आप सब लोग सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आप सभी का जो पढ़ रहे हैं अच्छे से बच्चे। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ओके, आज हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, कि ना इसको टाइम लगा मुझे थोड़ा स्लाइडें बनाने में। जो टाइम मुझे खोटी करना था वो मैंने पहले ही से बैठ बैठ के पूरा काम आराम से मैंने बैठ के कर लिया। ठीक है, अब आपका काम बचा है आपको पढ़ने का। मेरा काम था वो मैंने निपटा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।